तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्टेंस या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो H2O जब ब्रेक डाउन होता है तो आयन में टूट जाता है, H प्लस और OH माइनस। कोई भी एटम जो है वो फ्री स्टेट में जो रहता है वो रिएक्ट नहीं करता है जब तक से उस एटम पर जो है चार्ज ना आ जाए। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं फिर डिजोल्व हो पाता और नहीं हो पाता। इसलिए क्या है कि जो प्रेशर जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का। ठीक है। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर सेशन रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी। तो आज का हमारा सेशन जो होगा सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड होगा और जो हम लोग पिछले क्लास में जो डिस्कस किए थे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस which can be expressed in terms of different types of parameters like molarity, molality, normality, mass percent, volume percent, and आज का जो हमारा जो टॉपिक जो होगा वो सोल्युबिलिटी से रिलेटेड होगा। ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि ये जो सोल्युबिलिटी क्या होता है और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्युबिलिटी जो होता है कि किसी भी सॉल्वेंट में जो है हम लोग जो सोल्यूट को डिजोल्व करवाते हैं, ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ जो सोल्यूट जो है एक सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है। ठीक है। इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व्ड in a specified amount of solvent at a specified temperature। ठीक है। स्पेसिफाइड टेम्परेचर बोलने का मतलब कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए। जैसे कि रूम टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया गया है और एक कन्वेंशन भी एक माना भी गया है कि रूम टेम्परेचर जो है और 25 डिग्री सेल्सियस ही होता है। लेकिन जो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ जो मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि डिफरेंट जो है सॉलिड जो है हार्ड एंड रिजिड होता है। ठीक है ना। तो लिक्विड भी जो होता है उसमें लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है, तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ जो सोल्यूट जो है डिजोल्व हो सकता है। ठीक है। जैसे कि हम लोग सोल्यूट मान लेते हैं, कंसिडर सॉल्ट को लेते हैं और उसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करवाते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस तरीके से जो है सॉल्ट जो है सोल्यूट वो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है। ठीक है। तो आइए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि कैसे जो है एक सोल्यूट जो है डिजोल्व हो रहा है, व्हिच प्रोसेस इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। हाँ, तो मैं डियर स्टूडेंट्स एक हमने बीकर में सॉल्वेंट को डाल रहे हैं। ठीक है। और इसमें जो है हमने सॉल्ट को ऐड किया। ठीक है ना। ये दिखाई दे रही है आप लोगों को। अब क्या करेंगे, उसके स्टायरिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आफ्टर स्टायरिंग आवर सॉल्यूशन बिकम्स होमोजीनियस। किस तरीके दिखाई दिया, होमोजीनियस दिखाई दे रहा, मतलब एक जैसा। ठीक है ना। अब बताइए कि इसमें सॉल्ट दिखाई दे रहा है, तो सॉल्ट कहां गया। ठीक है। तो ये क्या हो, कंप्लीटली डिजोल्व हो गया। तो किस टेम्परेचर पर हुआ, एट रूम टेम्परेचर पर, जो कि कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना। तो ये जो मैक्सिमम, अब हम इसमें मान लेते हैं, सपोज करिए कि जो सॉल्वेंट जो था हमारा, जो हम इनिशियल स्टेट में जो है मैंने वाटर को इसमें ऐड किया। ठीक है। तो ये जो वाटर जो मैंने ऐड किया तो मान लो उसका जो कंसंट्रेशन जो है मान 200 ml हो गया और सॉल्ट जो है मान लेते हैं 50 ग्राम जो भी है इसमें ऐड किया। अगर मान लेते हैं सपोज करिए कि ज्यादा हम डालेंगे तो क्या डिजोल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि जो इस लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस जो है अब बचा नहीं। जितना जो घुलना था घुल चुका, जितना डिजोल्व होना था वो डिजोल्व हो चुका, अब जो है डिजोल्व नहीं हो सकता है। ठीक है ना।
क्योंकि जो इसमें का जो स्पेस जो था लिक्विड में जो स्पेस जो है ये पूरी तरीके से क्या हुआ कि डिजोल्व हो गया और आफ्टर स्टायरिंग आवर सॉल्यूशन बिकम्स होमोजीनियस, एक समान दिख रहा है और पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गया नमक, ठीक है ना, ये चीज था कैसा हो गया होमोजीनियस। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्टांस या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन हुआ। बट इस चैप्टर्स में इस टॉपिक में जो है इस चैप्टर के इस टॉपिक में सॉल्युबिलिटी टॉपिक में जो दो काफी इंपॉर्टेंट जो है थिंग्स को पढ़ना है वो क्या है, सोलुबिलिटी इन गैस, ठीक है ना, और गैस इन लिक्विड। ये दो चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसका हम लोग डिफिनेशन जो है देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग डिफिनेशन जान लें कि डिफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जो है उसके जो अदर जो टॉपिक जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं डिफिनेशंस को, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्टांस या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में क्या होना चाहिए, एकदम फिक्स होना चाहिए, ठीक है ना, एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो हमारा जो सॉल्वेंट जो है अगर मान लेते हैं सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, ठीक है ना, वहां पर आपका सॉल्वेंट जो है 1000 ml हो गए या, ठीक है, और उसमें जो हमारा जो सोल्यूट जो है उससे ज्यादा हो गया, मतलब 2000 ml 2000 ग्राम हो गया, ठीक है ना, 2 kg। तो क्या उसमें डिजोल्व होगा, संभव ही नहीं है, क्योंकि जो लिक्विड में जो स्पेस है इंटरमोलिकुलर स्पेस या फिर जो सॉलिड में जो है, क्वेश्चन आता है कि व्हाई सॉलिड आर रिजिड, व्हाई सॉलिड आर हार्ड, क्योंकि जो दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस जो होता है काफी कम होता है, उसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस बोलते हैं। उसी तरीके से लिक्विड केस में क्या होता है कि जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेसेस जो होता है लिक्विड के केस में जो है वो काफी कम होता है, इसलिए जो जितना स्पेस था उतना उसमें जो हमारा जो सॉल्ट जो है विच दैट इज कॉल्ड सोल्यूट वो कंप्लीटली डिजोल्व हो चुका। लेकिन आफ्टर जो स्टायरिंग जो सॉल्यूशंस हमारा जो बना बिकम्स होमोजीनियस सॉल्यूशंस फॉर्म हुआ, ठीक है ना। और वी हैव टू डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। ये दो जो है टॉपिक जो है इसको हम लोग जो है अभी हम लोग देखते हैं, इसका डिफिनेशन देखेंगे और इसके एग्जाम्पल देखेंगे। और ये जो है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जो हमारा एग्जाम जो होगा काफी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे एग्जामिनेशंस में जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं डिफिनेशंस के उसके, सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड दोनों देखेंगे बारी बारी से, आइए, ठीक है। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स अभी हम लोग जो सॉल्युबिलिटी के बारे में जाने और उसका जो एग्जाम्पल भी देखें किस तरीके से जो है सॉल्ट जो है सॉल्वेंट में सोल्यूबल हुआ, ठीक है। और उसका वी हैव टू डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड जो है हम लोग देखेंगे। तो किस तरीके से जो है ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन जो लिक्विड जो है, ठीक है, व्हिच फॉलो द सेम रूल। ये डिफिनेशन जो है एग्जामिनेशंस में जो है आप लोग अगर आप पूछता है तो लिखिएगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड व्हिच फॉलो द सेम रूल। दैट इज सेम रूल मतलब कि दैट इज सेम डिजोल्व सेम, जैसे पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सोल्यूट जो है डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। यहां पर जो हम लोग स्टार्टिंग से चर्चाएं करते आ रहे हैं कि जो सॉल्यूशंस का जो है 2 मेजर कंपोनेंट्स, जो मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था उस स्टार्टिंग से ही मैं बोलते आ रहा हूं कि इस चैप्टर्स में पूरे होल चैप्टर्स में जो है बस 2 ही मेजर जो कंपोनेंट्स है हमारा सॉल्यूशंस का, सोल्यूट और सॉल्वेंट देखते ही आ रहे हैं आप लोग, यूज आ रहा है सबका। तो उसी जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंपोनेंट जो है, ठीक है, सेम डिजोल्व सेम फॉलोज करेगा यहां पर। तो जो पोलर सॉल्वेंट जो होता है किसमें डिजोल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है ना।
अब बात करते हैं पर एक टर्म जो है, टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या होता है। ठीक है, पोलर मतलब जिस पर चार्ज हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं H2O है, तो H2O जब ब्रेक डाउन होता है तो आयन में टूट जाता है, H प्लस और OH माइनस। मैंने आपको एक चीज और भी बताया था पिछले लेक्चर में कि ये जो कोई भी एटम जो है वो फ्री स्टेट में जो रहता है वो रिएक्ट नहीं करता है जब तक से उस एटम पर जो है चार्ज ना आ जाए। ठीक है ना, जैसे कि मैंने एग्जांपल है दिया था आपका सोडियम क्लोराइड NaCl का। ठीक है ना, अब सोडियम क्या है, एक मेटल है, और क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। लेकिन सोडियम को जो है चिबाने से इंसान की मौत हो सकती है, और क्लोरीन गैस जो काफी भी टॉक्सिक है, जहरीला होता है, सूंघने से स्मेल करने पर उसका डेथ हो सकता है। लेकिन देखिए कुदरत का करिश्मा, जब दोनों का जब मिलता है Na प्लस और Cl माइनस, तो एक यूजफुल सब्सटेंस, एक यूजफुल कंपाउंड जो कि आयोनिक कंपाउंड बनता है NaCl, जो कि काफी यूजफुल होता है, हमारे डेली लाइफ में भी उसका यूज होता है, डोमेस्टिक पर्पज में भी उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब भी एटम पर अगर चार्ज आएगा तो तुरंत जो है रिएक्ट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और जिस तरीके से हमारा नेचर होता है, ह्यूमन बीइंग का भी नेचर होता है हंसने का, रोने का, कुछ ऐसा टॉपिक हो अभी चल रहा है कि लोग हंस रहा है, कुछ उसमें ऐसा टॉपिक निकल कर आ गया, तुरंत सैड हो जाएगा, उदासी छा जाएगा। ठीक है ना, और एक चीज और जो मैंने बताया आपको कि ये जो कभी खुशी कभी गम, ठीक है ना, तो ये साथ साथ होता है। जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है क्लास 10th में पढ़ना है और 11th में पढ़ना है। ठीक है ना, रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये साथ साथ होता है। तो उसी तरीके से जो है ये एक प्रोसेस है, एक प्राकृतिक का भी नियम है। देखिएगा कि कभी कहीं खुशी तो कहीं गम। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि अगर कोई आपका नेबर है, पड़ोसी, कोई बच्चा टॉप कर गया, देखिएगा जो पड़ोसी जो बगल वाले होंगे ना, अब वो देखेंगे देखो फलाना का बेटा टॉप कर गया। तो ये चीजें जो है ना, कहीं एक जगह कहीं खुशी हो रहा है, मिठाई बट रहा है, लड्डू बट रहा है, एक जगह क्या हुआ आपका गम, जब मिठाई देने जाइए उनको, हाँ ले लिए, ले लेंगे वो। ठीक है, तो इंटरनली खुश नहीं है, कहीं ना कहीं क्या है वो आपसे दुखी है। ठीक है ना, और फिर अपने बच्चे को कोसेंगे कि देखो पढ़ता था तुम नहीं पढ़ता था। तो यही चीज होता है यहां पर भी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो केमिस्ट्री में जो हम लोग देखते हैं, जो बताया आपको कि चार्ज जो है एटम पर जो चार्ज जो आया वो तुरंत मिलकर जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का। जैसे कि कोयला, ठीक है ना, कार्बन है, कार्बन का डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में। जैसे कि आपका ग्रेफाइट हो गया, हमारा डायमंड हो गया, बकनिस्टर फॉलरेंस हो गया। तो ये चीजें जो हैं ये क्या है, एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स मीन्स होता है, उसको बोलते हैं डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई रामलीला करता है, अब एक ही आदमी जो है वो राम भगवान का भी रोल कर रहा है, सीता जी की भी कर रहा है, अलग अलग इंसान एक ही है लेकिन उसका रोल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है ना, तो कार्बन जो है ना वर्सेटाइल एलिमेंट भी उसको बोला जाता है, मतलब बड़े पैमाने पर मिलने वाले। और एक चीज और मैं बोलूंगा कि इस यूनिवर्स में आप अपने आंखों से जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, एवरीथिंग इज कार्बन। ठीक है ना, लेकिन वही कोई चीज जलता है, जैसे सपोज करिए कार्बन, कोयला कार्बन है, उसको हम लोग 1 kg कार्बन लिए, कोयला लिए, सॉरी 1 kg कोयल लिए हम लोग, उसको बर्न किए। ठीक है ना, तो बर्न कौन करवाया उसको, ऑक्सीजन सपोर्ट किया। और जब उसका जो बर्न करने के बाद क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए एक जल रहा है और दूसरा उसको जलाने में मदद कर रहा है,
है ना, मतलब कोई चीज जल रहा है, विदाउट ऑक्सीजन घर में खाना भी आप लोग नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक क्या हुआ स्टूडेंट, एक जल रहा है, दूसरा उसको जला रहा है, ठीक है ना। तो दोनों के मिलने के बाद जो कंपाउंड जो फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, व्हिच आर यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो कि आग बुझाने के लिए उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर जो होता है, टांगा ऑफिस वगैरह, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, सभी जगह लगाया जाता है उसको, ठीक है ना। तो यही हमारा नेचर है और काफी इंटरेस्टिंग है ये चीजें। तो ये जो बातें जो मैंने आपको बताई, ये कहां से निकल गया, पोलर और नॉन पोलर से। तो जो पोलर सोल्यूट जो है ना, वो डिजोल्व होता है किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। यही चीज मैंने बताया आपको कि सेम डिजोल्व सेम सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड विच फॉलो दिस सेम रूल। ये जो डिफिनेशन जो है, ये हमारा 12th में जो है, इस बार भी आया हुआ था बोर्ड में, और सॉल्यूशंस जो है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत कम था, एक दो क्वेश्चन थे, बट ये जो सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आप लोग पेपर देखेंगे, क्वेश्चन पेपर में मेंशन था, ठीक है ना। तो वहां पर यही चीज लिखना है कि सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड फॉलोज द सेम रूल, ठीक है, दैट इज पोलर सॉल्वेंट डिजोल्व इन पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक बार उसका डिफिनेशंस को, ठीक है। आइए, हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड फॉलो दिस सेम रूल, that is same dissolve same, that is polar solute dissolve in a polar solvent and non-polar solute dissolve in a non-polar solvent। जैसे कि यहाँ पर सोल्यूट को मैंने दो पार्ट में क्लासिफाइड किया है, पोलर और नॉन पोलर, और सोल्वेंट को भी दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया हुआ है, पोलर और नॉन पोलर सोल्वेंट, ठीक है। तो जो पोलर सोल्यूट है Na+Cl-, पोटेशियम क्लोराइड K+Cl-, ये क्या आयन में दिखाया गया है आपको, ठीक है ना। यहां पर क्या है कि जो पोलर जो है सोल्यूट किस में डिजोल्व हो रहा है, देखिए एरो से मैंने दिखाया यहां पर कि पोलर सॉल्वेंट में, जैसे H2O, ये क्या है, ये तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ही, चाहे आपका जो सोल्यूट जो है कितना भी उसके कंसंट्रेशंस को बढ़ा दीजिए, अमाउंट को बढ़ा दीजिए, वाटर इज ऑलवेज एक्ट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर ही काम करेगा हमेशा, ठीक है। एक चीज इसको याद रखना है कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये बातें मैंने पहले भी बता चुका हूं। दूसरी बात जो है, जो नॉन पोलर जो सोल्यूट है, जैसे आयोडीन है, आयोडीन जो है आपका नॉन मेटल है, और ये ग्रुप 17 का मेंबर्स, ठीक है ना। ग्रुप 17 का जितना भी एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं फ्लोरीन हो गया हमारा, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, स्टेटिन, तो ये जो है आयोडीन जिसका एटॉमिक नंबर 53 होता है, ठीक है ना। और ये एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग हैं। तो किस में डिजोल्व हो रहा है हमारा, देखिए एरो से मैंने दिखाया है यहां पर कि ये जो आयोडीन जो है वो नॉन पोलर सोल्वेंट में क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। तो नॉन पोलर सोल्वेंट क्या होगा, बेंजीन हो गया और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है ना। बेंजीन के बारे में मैंने बताया भी था कि एक पॉलीमर है, ठीक है ना। और ये जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारा कलरलेस होता है, ऑडरलेस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा अगर क्वेश्चन जो है पूछेगा, इसको इस तरीके से लिखना है, डिफाइन करना है पहले, और उसके एग्जांपल्स के तौर पर जो है किस तरीके से सोल्यूट और सॉल्वेंट क्लासिफाइड किया गया है, पोलर नॉन पोलर में, फिर सॉल्वेंट को भी पोलर नॉन पोलर में डिफाइन किया गया, एग्जाम्पल्स ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। ये तो बातें हम लोग कर लिए सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का, लेकिन अब जो है सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो दो ही मेजर फैक्टर्स है, एक आपका टेम्परेचर है और दूसरा प्रेशर है, ठीक है ना। तो फैक्टर्स ऑन सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, ठीक है ना, टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड करता है। और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा,
ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग चाय बनाते हैं घर में, और उसमें क्या क्या डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, ठीक है ना, चीनी, और उसमें पानी, मिल्क वगैरह भी मिल्क मिक्स करते हैं। तो जब उसको हम लोग हीट करते हैं, ठीक है ना, देखते हैं आफ्टर सम टाइम शुगर बिकम्स डिसअपियर, उसमें घुल जाता है। तो कब हुआ ये? जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं तब। एक तरीके से और भी बोलेंगे कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। और एक चीज और मैं यहां पे यूज किया, मेरे प्यारे बच्चों, जो टेम्परेचर जो है, मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए, एक होता है डायरेक्टली, दूसरा होता है इनवर्सली। डायरेक्टली बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर एक दूसरे पर डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और इनवर्सली का मतलब जस्ट उसका अपोजिट, वाइस वर्सा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है टर्म को समझना है। कहीं कि लिखा रहता है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो है वो दो ही मेजर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक हमारा टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेज, बट सेकेंड फैक्टर देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन प्रेशर, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कोई इस पर इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। ये चीजें हुई। तो इसको जो है अभी हम लोग जो डिस्कस किए, ठीक है ना। और दूसरी बात अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो ये जो था हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इसके बारे में जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से विथ एग्जांपल्स हम लोग ने देखा, ठीक है ना। अब आइए हम सेकंड जो है इसी का जो सॉल्युबिलिटी का जो पार्ट जो है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग जो पढ़े सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जो कि हमारा एग्जाम्पल था सॉल्युबिलिटी का, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड जो है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है ना। तो ये जो होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड व्हिच कैन डिजॉल्व इन लिक्विड, ठीक है ना, गैस कैन डिजॉल्व इन लिक्विड। ये जो है दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक हमारा हो गया टेम्परेचर और प्रेशर पर, जो कि फर्स्ट में भी हम लोग देखे थे कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो दो फैक्टर पर डिपेंड करता था, कि टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेज, बट प्रेशर हैज नो इफेक्ट, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, गैस कैन बी डिजॉल्व्ड इन विच लिक्विड। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसमें क्या होता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होता है। जबकि जो हम लोग हेनरी लॉ पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा, जैसे कि आज हम लोग एक्सपेरिमेंट देखें ना सॉल्ट और वाटर का, तो वहां पर भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो हाई प्रेशर पर जो है उसको सील किया जाता है, और किस तरीके से वो डिजॉल्व होता है गैस। तो गैस कैन बी डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। कैन है, कैन हो सकता है, और मस्ट बी, दोनों में डिफरेंसेस है। नहीं भी हो सकता है, मस्ट बी अवश्य होगा। याद रखना है, गैस कैन डिजॉल्व इन लिक्विड, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सब गैस डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है हमारा, ये जो टेम्परेचर और प्रेशर पर जो है डिपेंड करता है, लेकिन ये टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है
तो जो सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है हमारा, वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है ना। टेम्परेचर जैसे ही हम लोग बढ़ाएंगे, जैसे मान लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल लाइए आप, ठीक है, और उसको जो है थम्स अप का जो बोतल है, जो भी है सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसको हीट करिए, देखिएगा ब्लास्ट कर जाएगा। कब, क्यों हुआ? कि जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएं तब। तो ये क्या हुआ? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है वो क्या होगा? घट जाएगा। ठीक। दूसरा जो है प्रेशर का। प्रेशर जो है ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका? तो गैस इन लिक्विड। तो अगर नहीं होता तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं फिर डिजोल्व हो पाता? तो नहीं हो पाता। इसलिए क्या है कि जो प्रेशर जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का। ठीक है, तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको। ठीक है ना, आइए। तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है, ये जो हमारा सोलिबिलिटी का सेकंड पार्ट जो है, सेकंड एग्जांपल है, सॉरी पार्ट नहीं बोलेंगे। तो गैस कैन डिजोल्व इन लिक्विड, मतलब कर सकता है, नहीं भी हो सकता है, जो मैंने आपको बताया अभी। ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सेकंड जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है, प्रेशर की क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग तो जो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है घट जाएगा। अगर हम प्रेशर जो है बढ़ाते हैं तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो गई है? बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये जो है हमारा दो एग्जांपल्स जो था, क्लासिफिकेशन जो था सोलिबिलिटी का, पहला जो था हमारा सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और सेकंड जो अभी हम लोग पढ़े सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये जो दो टॉपिक जो है रिलेटेड टू सोलिबिलिटी था जो हम लोग देखें। और तो आज का जो हमारा लेक्चर है इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।